हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूपी स्पेशल के इस सेशन में। अब तक के सेशन में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में देखा था। देखिए, कहते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, वास्तव में वो आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक जो हमने लिया उसका आधार निर्मित था। तो जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। हमारा जो इतिहास कंसंट्रेट होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो वही तो सभ्यताओं की बात चल रही है। और सभ्यताओं को हमने लगभग देखा है। आज हम जो सभ्यता के बारे में देखेंगे, वैदिक काल तक की सभ्यता हमने देख ली। हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो सिंधु घाटी सभ्यता से तथ्य थे और जो जो स्थल मिले हुए थे, कैसे आलमगीर उससे जुड़ा हुआ था, ये सारी बातें हमने क्या की है, बात कर ली है कि लोहदा नाला से क्या मिला था, कैसे वो उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर प्रदेश की उसमें विशेष भूमिका की बात हो चुकी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हड़प्पा स्थलों की पुनर्खोज। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में कर ली है कि हड़प्पा के कौन कौन से स्थल है जो उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद वैदिक काल की बात की थी, तो हमने वैदिक काल में तो सप्त सैंधव प्रदेश में सप्त सैंधव प्रदेश था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, क्योंकि वो गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में विकसित हुआ था। गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में फिर छठी शताब्दी आते आते हमने 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद कहाँ पर देखा था, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखा था, जिसमें कुरु और पांचाल राज्यों की विशेष चर्चा की गई थी। किसकी? तो कुरु और पांचाल राज्य की हमने विशेष चर्चा की थी। आज जो टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि एक विशेष टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य एक स्वर्ण युग। ये सारी हेडिंग्स आपको एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है उस पर निहित किया गया है। तो उसमें निहित क्या है? मौर्य साम्राज्य एक स्वर्ण युग, जिसमें सम्राट अशोक का शासनकाल और उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में उसके प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्षेत्र में बौद्ध धर्म की उत्कर्ष विरासत, मतलब बौद्ध धर्म कैसे उत्तर प्रदेश की विरासत था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना क्या प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रकार से क्या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो कैसे वो बौद्ध धर्म की उत्कृष्ट उत्कृष्ट विरासत हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग शामिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद गुप्त वंश का स्वर्ण युग है। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसमें? हमने बौद्धिक और सांस्कृतिक में इतिहास में देखा है। उसी बौद्धिक और सांस्कृतिक को उस सांस्कृतिक को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश में उत्तम गुप्त मंदिर और मूर्तियों के कुछ उदाहरण को स्पष्ट करेंगे, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि कौन सी मंदिर, कौन सी विरासत क्या है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से निहित है। किसमें? तो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से निहित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इन मंदिरों की चर्चा करते हुए हम क्या करेंगे, अपने इतिहास को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इतिहास में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब हम मध्यकाल में आएंगे, क्षेत्र में मुगल, देखिए दिल्ली सल्तनत में उत्तर प्रदेश को आकार दे रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश को आकार दे रहा था, इसकी बात है कि मध्यकाल में साम्राज्यों का उदय और पतन। जब मध्यकाल आया था ना, तो उस समय कुछ क्षेत्रीय शक्तियां अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जो क्षेत्रीय शासन को प्रभावित कर रही थी और एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें जौनपुर का जो सरकी राजवंश था वो विशिष्ट भूमिका निभा रहा था। और फिर देखिए, इस क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के स्थापत्य चमत्कार क्या है कि मतलब स्थापत्य हम देखेंगे मुगल साम्राज्य में कि मुगल साम्राज्य में आते हैं, हम लोग फतेहपुर सिकरी की बात कर लेंगे। उसके बाद आगरा की बात करेंगे, आगरा के ताजमहल की बात करेंगे, आगरा में किले की बात करी जाए। तो ये स्थापत्य कला को कैसे मुगल साम्राज्य प्रभावित कर रहा था, ये भी आपके विषय का अंग होगा। उसके बाद जौनपुर की विशेष चर्चा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जिस समय मध्यकाल चल रहा था उस समय उत्तर प्रदेश में जौनपुर का सरकी राजवंश एक विशेष भूमिका में। हाँ, अब परिचय की जहां तक बात है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली है कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो कैसे
किसी मतलब परिचय से हम उसको क्या ही देखेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो संपूर्ण इतिहास से हर काल में, चाहे वो पाषाण काल से लेकर अभी तक का जितना भी काल है, हर समय क्या है, निहित रहा है। तो इसलिए परिचय, सामान्य परिचय हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद प्रारंभिक सभ्यता की जड़ों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात की, जो आप नोट्स में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आर्यन बस्ती जीवन, और उसके बाद वैदिक संस्कृति आप देख लेंगे। और उत्तर प्रदेश में कुरु पांचाल का जो महत्व था, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आज टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य एक स्वर्ण युग। अगर मौर्य साम्राज्य के स्वर्ण युग की बात की जाए तो देखिए, पहले तो सामान्य रूप में हम उस बात को करेंगे। एक बात सोच के देखिए कि मौर्य साम्राज्य स्वर्ण युग क्यों था, तो आपकी जो बात होगी वो होगी शासन और प्रशासन के स्तर में। क्या हम इस बात से एग्री करते हैं कि शासन और प्रशासन का स्वर्ण काल था? प्रशासन, शासन और प्रशासन का स्वर्ण काल था, तो आपको एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जहां बात जन से जनपद और महाजनपद की आई, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आती है। कैसे? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आ गई। इसमें आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संदर्भ दे सकते हैं कि राजा को प्रजा के हित में काम करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है। उसके बाद प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया, अशोक खुद संदेश देते हैं कि मैं चाहे जहां भी रहूं, जनहित में मुझे संदेश दिया जाए। तो इस प्रकार आप कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है उसे दे देंगे। उसके बाद पहली बार ऐसा था मौर्य साम्राज्य में, स्वर्ण युग हम घोषित कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा था जब शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जनता से सीधे संवाद किया गया। क्या किया गया? तो जनता से प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करने की जो परंपरा प्रारंभ हुई थी, वो कब प्रारंभ हुई थी? अशोक के मौर्य काल में। इसीलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य था और ये स्वर्ण युग था। उसके बाद कला की दृष्टि से देखेंगे तो भारत के विविध स्थानों पर क्या हुआ, अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के गुहा लेख हमें प्राप्त हुए हैं, 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको इस समय देखने को मिलता है। क्या मिलता है? उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो मौर्य काल को अगर स्वर्ण काल यूज करना है तो हमें समाज में देखना पड़ेगा। समाज में मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, तो हमें क्या है, समाज का इनोवेटिव दिखाना है कि समाज में सभी वर्गों के लिए व्यवस्था थी। शासक क्या है, समाज में समाज के हित के लिए कार्य करता था। और अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि वाणिज्य व्यापार सभी उन्नत दशा में थे। इस प्रकार हम एक मौर्य साम्राज्य को क्या करेंगे, स्वर्ण काल के रूप में दिखा देंगे। अब बात जब स्वर्ण काल की तो हमने दिखा ली, लेकिन उत्तर प्रदेश का संदर्भ कैसे ले आएंगे? तो उत्तर प्रदेश का संदर्भ लाते समय हमारे पास कुछ तथ्य उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें, देखिए हमारे पास जो सिद्ध करने की होगी कि उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य को संदर्भित कर रहा था या स्वर्ण काल उत्तर प्रदेश में था, तो उस समय देखिए जो हमारी भाषा थी अभिलेखों की, जो अभिलेख है और अभिलेखों की भाषा वो जन भाषा थी। आप स्वर्ण के लिए भी इसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि क्या थी, वो ब्राह्मी लिपि थी। तो आप प्राकृत भाषा उस समय जन भाषा थी उसे दिखा देंगे, और उसके बाद लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करेंगे, और ब्राह्मी लिपि के साथ दिखाकर आप दिखाएंगे कि जन से संबंधित था, जनता से संबंधित होने के कारण क्या था, ये पूरे उत्तर प्रदेश को लिए भी स्वर्ण काल के रूप में था, क्योंकि जनता उनके संदेशों को देख सकती थी, पढ़ सकती थी और उन संदेशों से अपने को जुड़ाव महसूस कर सकती थी। उसके बाद कुछ विशेष हमारे पास कुछ स्थल हैं, जैसे कौशाम्बी और प्रयाग। जैसे अगर बात करेंगे आप, तो जो कौशाम्बी का अभिलेख है और कौशाम्बी और प्रयाग में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, प्रयाग में जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख, क्योंकि अकाल के समय भी वहां पर राहत कार्य के लिए जो कार्य किया उसका उल्लेख किया गया, इसलिए आप कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख की बात कर दीजिए। प्रयाग के स्तंभ की बात करके हम बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहा था मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल।
बात इतने पे ही नहीं होगी। राज्य जो अशोक के राज्य की घोषणाएं थी वो लघु स्तंभ लेख में लिखे गए थे। तो जो अशोक की राज्य की घोषणाएं थे, कुछ लघु स्तंभों की बात की गई थी। उन लघु स्तंभों में क्या था, कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। जैसे आप सारनाथ की बात कर लीजिए। सारनाथ यूपी में, सारनाथ जो यूपी का है, वहां पे क्या स्तंभ, उसकी घोषणाएं स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कौशाम्बी की बात आप करें, एक एक और अभिलेख हमें अहरौर से मिला है। अहरौर, अहरौर जो मिर्जापुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के अहरौर से, मिर्जापुर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें अशोक की घोषणाएं क्या है, जन के लिए, जनता के लिए दी गई हैं, घोषणाओं स्तंभ में लिखे गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में को प्रभावित कर रहा था और अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था। इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य हुआ, उसका जो स्वर्णकाल था, उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से क्या प्रभावित कर रहा है, इसकी पुष्टि होती है। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक कमीशन ने दिया है, वो क्या है, क्षेत्र में बौद्ध धर्म की उत्कर्ष विरासत। तो बौद्ध धर्म की उत्कर्ष विरासत के लिए आपको फिर से देखिए, महात्मा बुद्ध के संदेशों का यहाँ संदर्भ नहीं है। उत्कर्ष विरासत के लिए हमें उत्तर प्रदेश के स्थल लाकर फिर वो इनोवेटिव थॉट को क्या सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि जो बौद्ध के तीर्थ स्थल घर है वो सारनाथ, वाराणसी के पास वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने गौतम पहला उपदेश दिया। अब देखिए, जो ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश था उसका प्रारंभ सारनाथ से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विरासत का प्रारंभ है वो उत्तर प्रदेश से ही होता है। इसी का जन्म कहाँ लुम्बिनी में हुआ, इससे कोई हमें मतलब नहीं होता है लेकिन जब जब महात्मा बुद्ध को तभी जाना जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उनका प्रथम उपदेश था वो उत्तर प्रदेश में था। इसलिए क्या है, बौद्ध धर्म की विरासत आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। सारनाथ में मठों और स्तूपों के प्राचीन खंडहर समृद्ध बौद्ध संस्कृति के प्रमाण के रूप में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो मठ है, जो स्तूप है, वो क्या है, एक समृद्धि के, एक संस्कृति का प्रमाण देते हैं। और बौद्ध धर्म में कुछ और भी स्थल होंगे जो उत्तर प्रदेश में, जैसे श्रावस्ती का नाम आप ले लेंगे, कपिल वस्तु का कुशीनगर में तो उन्हें निर्वाण की ही प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो अद्भुत विरासत है बौद्ध धर्म की, वह उत्तर प्रदेश से ही फलित फूलित होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लोक सेवा आयोग ने संदर्भित किया है मेंस के लिए, उस पर हम गुप्त काल के गुप्त वंश और स्वर्ण काल की बात करेंगे। देखिए, गुप्त काल में शासक कैसे थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनकी चर्चा हमें तभी करनी है जब प्रशासन के लिए पूछा जाए। उससे पहले जो हमारी बात है, यहाँ पर क्या है, गुप्त काल के दौरान बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति, वो बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति उत्तर प्रदेश से संदर्भ करेंगे हम, और तब उसे गुप्त काल के स्वर्ण युग को घोषित करेंगे हम। देखिए जैसे गुप्त वंश था, उत्तर प्रदेश में स्वर्ण युग को चिन्हित करते हैं, हम सभी जानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल एक स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य में बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति क्या हुई थी, देखी गई थी, जिसमें कालिदास का नाम, बराहमिहिर का, आर्यभट्ट जैसे जो विद्वान थे, उन्होंने साहित्य, खगोल शास्त्र, गणित में अपना योगदान दिया था। ये हम सामान्य इतिहास में भी पढ़ते हैं, बराहमिहिर का नाम, कालिदास का नाम। कालिदास के जो 7 ग्रंथ है उसे भी आप ग्राफ बनाकर दे सकते हैं। बराहमिहिर की भी पुस्तक का नाम दीजिए। और उसके बाद गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान के पुनर्जागरण की विशेषता थी। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एक अमिट प्रभाव छोड़ा। तो इसलिए क्या किया था, जो साहित्यिक बौद्धिक प्रगति हो रही थी वो उत्तर प्रदेश के भी विशेष संदर्भ में थी और उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही थी। कैसे, तो उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिर और मूर्तियां, इसको भी आप देखेंगे, क्योंकि स्थापत्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा प्रभाव में गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो हम इसमें जो उत्तर प्रदेश के मंदिर है उसकी चर्चा करेंगे, जहां पर देखिए शानदार मंदिर और मूर्तियां उत्तर प्रदेश में देखी गई थी, जिसमें देवगढ़ जो झांसी के पास है, दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु के 10 दशावतार है, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की इसमें चर्चा की गई है। इसमें जटिल नक्काशी को प्रदर्शित किया गया है, मतलब जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर
है वो नक्काशी को दिखाया गया है और गुप्त काल की मूर्तियों, सुंदर मुद्राओं और उत्तम विवरण की विशेषता इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या कि उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिर और गुप्तकालीन जो मंदिर और मूर्तियां हैं स्पष्ट करते हुए आप स्वर्णकाल दिखाएं। फिर मथुरा और सारनाथ में पाई जाती है, कहते हैं मथुरा और सारनाथ में भी क्या है, सुंदर मुद्राओं और उत्तम विवरण की विशेषता के रूप में मूर्तियां मिली है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार चमत्कार गुप्त साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और धार्मिक भक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिभा यानी कलात्मक और स्किल को दिखाते हुए उसकी धार्मिक भक्ति को भी दर्शाया गया है। इस तरीके से हम गुप्त काल के लिए देख लिए। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मध्यकालीन साम्राज्यों का उदय और पतन। मध्यकाल में क्या है, साम्राज्यों का उदय और पतन। देखिए जो इसमें एक सामान्य बात यह है कि दिल्ली सल्तनत उत्तर प्रदेश के इतिहास को आकार दे रहा है। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि दिल्ली सल्तनत क्या कर रहा था, दिल्ली सल्तनत उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको आकार दे रहा है। उसको क्या करता है, उसको आकार दे रहा है। इसलिए हम कैसे उसे आकार देगा इसकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आकार देने का काम कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा कि जिस समय केंद्रीय सत्ता चल रही है उस समय स्थानीय शासन का भी उदय हो रहा है। तो देखिए कैसे उदय, तो उसमें जौनपुर आएगा, जौनपुर का सरकी राजवंश, उसे जाजनगर या जुझारूपुर भी कहा जाता है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कैसे स्थापना हुई और वहां पर कौन कौन से स्थापत्य कला, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में मध्ययुग काल में दिल्ली सल्तनत सहित कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाहदार रहा था। मतलब जब दिल्ली सल्तनत तो चल रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश में कई राजवंशों का उदय और पतन हो रहा था। सल्तनत काल शासन क्षेत्र में राजनीतिक सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कब, सल्तनत काल में दिल्ली के कुतुब मीनार और जामा मस्जिद जैसे किले, मस्जिदों और मदरसों के निर्माण ने वास्तुकला, वास्तुशिल्प विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। कहते हैं कि जो उस समय कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और मदरसों की स्थापना हो रही थी वो विरासत आज भी देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव उत्तर प्रदेश तक बढ़ा जिसने क्षेत्र के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। तो जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार था, जो परिवर्तन हो रहे थे, जो नए शासक वर्ग आ रहे थे, जैसे हिंदू और इस्लामिक शैली मिल रही थी, पूरे इतिहास में शासक से लेकर समाज तक परिवर्तन की ओर अग्रसर था, उसका प्रभाव आप उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी देखेंगे। कहते हैं ठीक सेकेंड जो टॉपिक लिखा उसमें क्षेत्र मुगल साम्राज्य के स्थापत्य चमत्कार। कहते हैं कि इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के स्थापत्य चमत्कार पर प्रकाश डालना है। तो स्थापत्य का चमत्कार आप बिल्कुल सामान्य इतिहास में भी पढ़े होंगे कि उत्तर प्रदेश इस समय अमिट छाप थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। कैसे कैसे क्योंकि अकबर के शासन काल में आगरा के पास एक शानदार फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विजय के रूप में फतेहपुर सिकरी में गुजरात विजय के संदर्भ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था जो शान शौकत और राजा एक शासक की प्रतिभा का प्रतीक था। फिर यह कहिए सफलता का प्रतीक था। मुगल बादशाहों ने आगरा में प्रतिष्ठित ताजमहल सहित शानदार मकबरों और उद्यानों के निर्माण को भी संरक्षण दिया था। तो आगरा का ताजमहल विशेष संदर्भ में आप दिखाएंगे, विशेष संदर्भ में हम लेते हुए चलेंगे कि ये स्थापत्य कला क्या है, मुगल इस क्षेत्र के लिए एक चमत्कार था जिसे आज के आप पर्यटन से भी जोड़ सकते हैं। मतलब चमत्कार इसलिए क्योंकि जो चीज मुगल काल में स्थापित की गई हो वो आज भी पर्यटन के रूप में राजस्व का एक बड़ा स्रोत हो, न केवल पर्यटन के रूप में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हो, मतलब विश्व रूप में अपना आधिपत्य स्थापित किए हो, यार कहिए कि भारत की पहचान के रूप में खड़ा है, पर्यटकों के आकर्षक के रूप में खड़ा है और राजस्व को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बना हो, तो ऐसा स्थापत्य चमत्कार से बढ़कर हो जाएगा। आप इन बातों को भी करेंगे कि पर्यटन देख सकते हैं, आर्थिक देख सकते हैं, विश्व विरासत में शामिल होने के कारण क्या है, एक वैश्विक पहचान लिए ताजमहल आज भी अपने चमत्कार को न केवल भारत विश्व स्तर पर विस्तारित कर रहा है। जटिल संगमरमर की नक्काशी,
प्याज के गुंबद और सममित लेआउट की विशेषता वाली मुगल स्थापत्य साम्राज्य की भव्यता, कलात्मक चालाकी को प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश को में अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये सारी गता क्या मुगल साम्राज्य कैसे स्थापत्य चमत्कार दिखा रहा है, हम आप प्रश्नों के अनुसार इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, देखिए जौनपुर। जौनपुर की चर्चा इसलिए क्योंकि क्या हुआ था जब सल्तनत काल आया था, सल्तनत काल के समय ही मलिक सरवर ने, सल्तनत काल की स्थापना में मलिक सरवर एक नाम है, आप लिखेंगे, जो मलिक सरवर है उन्होंने क्या किया था, जौनपुर की स्थापना की थी। तो मलिक सरवर का नाम हम लोग देख लेंगे कि उन्होंने, क्योंकि इसकी स्थापना की थी सरवर ने, ये बात हो गई। तो जब मलिक सरवर ने जौनपुर का इतिहास की स्थापना, जब वो जौनपुर की स्थापना की थी, तो उसके बाद ये अब शहर क्या है, अपने मनोरम इतिहास के लिए जाना जाने लगा। मतलब कालांतर में क्या हुआ, इसकी स्थापना के बाद एक विशिष्ट इसमें स्थापत्य और सांस्कृतिक समृद्धि देखी गई, जो इतिहास के लिए, इतिहास में अपने नाम को प्रसिद्ध कर गया था। तो आइए अब देखिए कि उसमें क्या क्या, फिर जौनपुर के लिए जो स्थापत्य है वो क्या क्या शामिल है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है जौनपुर, हम सभी जानते हैं कि जौनपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसका मनोरम इतिहास है। फिर ये क्या है, कई महत्वपूर्ण अवधि, मतलब कई, एक लंबे समय तक ये उत्तर प्रदेश में शासन के केंद्र में रहा था। मतलब एकदम के नहीं, लेकिन एक बड़े क्षेत्र के रूप में प्रभाव स्थापित किया। अपनी जड़ों को लेकर मध्ययुगी के दौरान इसका विभिन्न शासकों के अधीन, इसके बाद अनुभवों तक जौनपुर का ऐतिहासिक महत्व विस्तार से जानने लायक है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही स्थापित था और इसकी जो समृद्धि थी वो प्रभावित कर रही थी पूरे इतिहास को। जौनपुर के इतिहास में इस क्षेत्र को जुझारूपुर या जाजनगर कहा जाता था। तो जौनपुर ही जुझारूपुर और जाननगर के जाजनगर के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक जो साक्ष्य उससे पता चलता है कि गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान यह धीरे धीरे व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बना था। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बड़ा केंद्र बना था, कब, गुप्त काल में। उसके बाद वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संपन्न केंद्र के रूप में, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर वाणिज्य यानी व्यापार का आदान प्रदान हो रहा था और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था। और जौनपुर ने क्षेत्र की समृद्धि और बौद्धिक विकास में क्या किया, अपना योगदान दिया था। किसे, यहाँ की जो समृद्धि थी वो यहाँ के बौद्धिक विकास में अपना योगदान दे रही थी। उसके बाद यहाँ पर सरकी राजवंश की स्थापना हुई। कहते हैं कि मलिक सरवर ने क्या किया था, 14वीं शताब्दी में सरकी सल्तनत की, देखिए सरकी सल्तनत की राजधानी है 14वीं शताब्दी में बना जौनपुर। और जो इसकी स्थापना थी वो तुगलक वंश द्वारा, जो गवर्नर मलिक सरवर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सरकी शासकों के अधीन जौनपुर क्या है, सांस्कृतिक प्रतिभा और स्थापत्य उपलब्धियों द्वारा चिन्हित स्वर्ण युग का अनुभव किया जा रहा था। सरकी सुल्तान, कहते हैं सरकी सुल्तान कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब यहाँ पर कला का चरमोत्कर्ष चल रहा था, संस्कृति का और वास्तुकला का। क्यों? क्योंकि यहाँ के भव्य मंदिर थे, शानदार मकबरे और प्रभावशाली महल देखने को मिल रहे थे। वो कौन कौन से महल थे और कौन कौन से मकबरे थे, यही जौनपुर की समृद्धि को प्रकट करते हैं। तो यहाँ का जो प्रसिद्ध मस्जिद था वो था अटाला मस्जिद। सुल्तान इब्राहिम शाह के शासन काल के दौरान अटाला मस्जिद का निर्माण किया। कब? इब्राहिम शाह सरकी जो थे उनके समय में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया। यह मस्जिद भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का शानदार मिश्रण था। कहते हैं इसमें भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण देखा गया। यह जटिल नक्काशी और सुंदर गुंबद इसे दृश्यात्मक आनंद प्रदान करते हैं। मतलब अटाला का मस्जिद आप याद रखेंगे तो जौनपुर के सरकी राज्य की समृद्धि को दिखा सकते हैं। फिर है जामा मस्जिद, इसे सुल्तान अहमद शाह के संरक्षण में निर्मित किया गया था। कौन? तो सुल्तान अहमद शाह के। जो जामी मस्जिद है वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसका बहुत बड़ा प्रांगण यानी आंगन है और ऊंचे मीनार इस काल की स्थापत्य प्रतिभा को उजागर
कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम है वो है शाही पुल यानी अकबरी पुल। इसका जो निर्माण अकबरी पुल का जौनपुर में कराया गया वो गोमती नदी पर बना है। ये राजसी मध्ययुगीन पुल सरकी सुल्तान के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इस पुल की प्रभावशाली लंबाई डिजाइन उस समय की इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता है। मतलब क्या है कि आपकी कौशल को दिखाने का एक माध्यम था। और फिर जब इतनी समृद्ध संपन्नता थी और समृद्धि थी तो इसका पतन कैसे हुआ? तो 15वीं सदी के अंत में सरकी वंश आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ? पतन हो गया था। उसके बाद जौनपुर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया और बाद में मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा बना। और मुगल शासन के दौरान जौनपुर ने राजधानी के रूप में अपनी स्थिति खो दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहर के रूप में अपना महत्व बरकरार रखा था। तो जौनपुर के विशेष संदर्भ में क्या है, हमने भारतीय कला संस्कृति और ये कहिए सभ्यता की जानकारी ली, जो इस बार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विशेष टॉपिक के रूप में संदर्भित किया गया है। इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो ऐसे ही बन सकते हैं कि जौनपुर उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत कर रहा था, ये स्पष्ट कीजिए या निरीक्षण कीजिए। और उसके बाद मुगल काल के समय मुगल काल कहिए कि सल्तनत काल मुगल काल के समय कुछ क्षेत्रीय शक्तियां उत्तर प्रदेश को विशेष भूमिका दिखा रही थी, तो भी आपको इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे उन्हें सामान्य संदर्भ को लेते हुए विशेष स्थिति से दिखाते हुए ही अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। इसको अच्छे नंबर पाने का बस यही तरीका है कि इसमें ग्राफ का जहां जरूरत हो मैप का प्रयोग अवश्य किया जाए। इसके बाद जो हम ब्रिटिश काल में देखेंगे सभ्यता और संस्कृति का विकास, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।